नमस्कार। आज के इस टेम्पल कन्वेंशन के प्रेस मीट के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे के उद्देश्य और करने का कारण, ये दोनों चीज़ें आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग एक ऐसा माध्यम है जो हम करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो लोगों तक बताने के आँख कान आप लोग हो। इसलिए आपको सभी आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जैसे गिरीश ने कहा कि मंदिर टेम्पल कन्वेंशन क्यों, मंदिर टेम्पल कन्वेंशन वाराणसी में ही क्यों, और मंदिर टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे का राज क्या है। शायद आपके लोगों के मन में भी वो क्वेश्चन होगा, लेकिन ये 3-4 चीज़ों को मैं आपके सामने बहुत ही स्पष्टता से आपके सामने लेकर जाना चाहता हूँ। ये मंदिर टेम्पल कन्वेंशन 22, 23 और 24 जुलाई को वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और वाराणसी क्यों, तो वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर इतिहासों में ऐसे कहा जाता है कि वाराणसी नगरी का जो उगम हुआ, इस दुनिया में पहली ऐसी नगरी बनी जो वाराणसी थी, जहाँ पर महादेव जी का उगम है, जहाँ पर गंगा माँ का उगम है, जहाँ पर महाकाल का दर्शन है, और एक पवित्र नगरी के नाम से इस पूरी दुनिया में अगर पवित्र नगरी कौन सी है तो वाराणसी को जाना जाता है। और सोमवार से शुरू हुआ या पिछले सोमवार से हिंदी कैलेंडर से शुरू हुए अधिक श्रावण मास का भी एक कारण इस वाराणसी नगरी में कार्यक्रम करने का है। इस मंदिर सम्मेलन में जो भी मंदिर टेम्पल के लोग आएंगे, उन्हें वहाँ पर वाराणसी के महाकाल के दर्शन होंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे, गंगा की आरती होगी, और श्रावण मास में एक अलग अनुभव भी उन्हें वहाँ पर मिलने वाला है। और आप सभी लोग वहाँ पर इन्वाइट भी है। ये टेम्पल कन्वेंशन करने के पीछे का कारण ये है कि 22, 23 और 24 को 3 दिन के इस कन्वेंशन में पूरे दुनिया के 25 से भी ज़्यादा देशों से, जैसे गिरीश जी ने कहा कि 35 देश वहाँ पर पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन 25 से भी ज़्यादा देशों के मंदिर के न्यास के लोग, जैसे कोई चेयरमैन या सीईओ होगा या चेयरमैन सेक्रेटरी होगा या सीईओ या पुजारी या मंदिर का ट्रस्टी होगा, ऐसे हर टेम्पल से 2 लोग इस पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, जिसमें पूरी अगर हम आपको बताएंगे तो लगभग 488 इंटरनेशनल टेम्पल लोकेशन के टेम्पल यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और हिंदुस्तान के लगभग 865 टेम्पल इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। 1250-1300 से भी अधिक लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली किया हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑलरेडी किया हुआ है, और फिजिकली वहाँ पर हम लोग 716 टेम्पल को इनवाइट किए हैं। ऐसे नहीं कि 1200 को कर नहीं सकते थे, लेकिन पूरी वाराणसी की व्यवस्था देखते हुए इस टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से, टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से वहाँ पर रहने की व्यवस्था, रुद्र कन्वेंशन में बैठने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक की सारी व्यवस्था इस टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से की गई है। और इसमें बैठने की क्षमता लगभग 1500 जन की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है। इसके लिए 716 टेम्पल को डायरेक्ट इनवाइट किया गया है, और लगभग 600 टेम्पल्स इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए 22 तारीख को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, और 10 दिन के 10 सेमिनार में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे कि आप सभी के मन में भी होगा और कई लोगों के मन में है कि टेम्पल कन्वेंशन क्यों, तो इसमें भक्ति का भाव तो पक्का है, श्रद्धा का भाव तो पक्का है, लेकिन उसके अलावा भी मंदिरों के कई विषय होते हैं जिस विषयों को हमें लोगों तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि टेम्पल सेफ्टी की बात आई तो फिजिकल सिक्योरिटी की बात आती है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की बात आती है, आईटी सिक्योरिटी की, कैमरा की, सीसीटीवी की, बैरियर्स की, सभी की बात आती है।
तो जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है वहाँ वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी जो व्यवस्था की है। उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग आकर सेमिनार में बात करेंगे। अगर तिरुपति टेम्पल के प्रमुख वहाँ पर उनकी व्यवस्था सिक्योरिटी की कैसे उस बारे में बात कर सकते हैं, तो शायद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लोग भी उसमें उस सेमिनार में भाग लेकर, मुंबई के सिद्धिविनायक हो या शिरडी हो, वो लोग भी उसमें सिक्योरिटी की उनकी व्यवस्था कैसी है और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, उसमें वो लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर अपने मंदिर को सिक्योरिटाइज कैसा किया जाए। आज के समाज में, आज के समय में हर मंदिर को कहीं ना कहीं से तो थ्रेट्स है, उस थ्रेट्स को लंबा कैसे किया जाए, ये सारी चीजें वहां पर सेमिनार में होगी। दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा फंड मैनेजमेंट का। तो फंड मैनेजमेंट के माध्यम से, जैसे कि मंदिरों में बहुत सारे करोड़ों रुपए आते हैं, हमारी भावना के पैसे होते हैं। मैं इसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, तो इसे पूरे C2C मॉडल से हमें लोगों के सामने रखना है। तो C2C मॉडल क्या होगा, तो कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक कैसे पहुंचे। तो कॉमन मैन जो हम भक्ति भाव से कोई मंदिर में जाते हैं, गणपति बापा के मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, बुद्धिज्म के टेम्पल में जाते हैं या जैन टेम्पल में जाते हैं, स्वामीनारायण मंदिर में जाते हैं या महादेव का दर्शन लेने जाते हैं या लक्ष्मी माता का दर्शन लेने जाते हैं, हम हमारे पॉकेट से 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक, लोग करोड़ों रुपए तक भाव से उस दान पेटी में या रिसीट से डालते हैं। अब ये पैसे का विनियोग कैसे किया जाए, इस बारे में कुछ थॉट्स हम लोग वहां पर डिस्कस करने वाले। जैसे कि मैं सिद्धिविनायक टेम्पल में ट्रस्टी था, जैसे मेगा ने कहा कि उस समय 4 साल में हमने बहुत सारी सिस्टम सिद्धिविनायक टेम्पल में लगाई। जैसे कि 30% का फंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगाया जाएगा और 70% का फंड लोगों के लिए C2C मॉडल से दिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ सिद्धिविनायक टेम्पल या शिरडी टेम्पल या तिरुपति टेम्पल ही वो करना चाहिए, तो 100% नहीं। फिर उसमें स्वामीनारायण टेम्पल हो, हरे राम हरे कृष्णा हो, बुद्धिज्म के टेम्पल हो, हमारे गुरुद्वाराज हो या हमारे मंदिर हो, इस सब माध्यम से जैसे उस समय पर। Firstly, thank you for making it here. The convention is an initiative which is coming together to emphasize on certain areas which are extremely important. Temple convention altogether is a meetup of people where administration, operations and management is the key of this entire convention. There are people who have been running the temple ecosystem extremely successfully for all these years together. But what is extremely important is, as the times change, as the new age technologies are changing, as well as the need of the hour changes, there is a need for people to come together, discuss the areas of their interests, improvisation, at the same time complement each other by joining hands and putting things together. A lot of people have got into the aspect of discussing topics related to policies, temple management, aspects related to better convenience for the temple trustees who have been doing the greater job of managing things for the common man, and joining hands together for cooperative initiatives for the pilgrims who are joining in there. बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये आप क्यों कर रहे हो, या ये करने के पीछे आपकी भावना क्या है। तो हम बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी समय से एक सवाल उठता है कि इस काम को किसी को तो करना चाहिए। तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि किसी को नाम का जो व्यक्ति है, शायद वो मैं हूँ, और हमारे माध्यम से, इस जागतिक मंदिर न्यास सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों को ये जोड़ने की भावना कर रहे हैं। उसी के साथ में इस मंदिर न्यास सम्मेलन में मंथन भी होगा विषयों का, और संगम भी होगा भावनाओं का, और जागतिक स्वरूप में कोई 32 देशों से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो इन सारे लोगों को वहाँ पे अलग अलग विषय तज्ञों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझने भी आएंगी, और उसी के साथ में मंदिरों के जो विषय हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं, या जो साउथ इंडिया टेम्पल्स के कोई इश्यूज हैं, नॉर्थ में कोई इश्यूज हैं, उन्हें वो डिस्कस करना है। अच्छा, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से और अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे अच्छे पैमाने में लोगों तक जागतिक स्वरूप में ले जाया जाए। मैं मेगा जी से विनती करता हूँ कि आप वीडियो प्ले करें, और उसी के साथ में प्रसाद लाल जी को विनती करता हूँ कि इसे आगे बढ़ाएं। हमारा जो सपना था वो 500 साल के सपने के बाद राम मंदिर बन रहा है,
उज्जैन का मंदिर हो गया, हमारे उत्तराखंड के सारे मंदिरों का बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हो गया, काशी विश्वेश्वर का विकास हो गया। और उसके अलावा भी माननीय गडकरी जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से सारे मंदिरों को, हिंदुस्तान के सारे मंदिरों को इंफ्रास्ट्रक्चर से, रस्तों से, कॉरिडोर से कनेक्ट करने का काम हो रहा है। क्या हम बाकी के सारे मंदिरों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं? क्या हम सरकार से विनती कर सकते हैं क्या कि जैसे तुलजापुर भवानी का मंदिर है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर का इतिहास है, और महाराष्ट्र की कोई बात होगी, हम लोग अगर आसाम में जाएंगे तो गुवाहाटी में वहां पर माता का मंदिर है, 9 पीठ है, 9 लिंग है। ये सारी चीजों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे के साथ थॉट प्रोसेस एक्सचेंज कर हम एक दूसरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे कहा जाता है कि तिरुपति में दर्शन लेने के बाद महाराष्ट्र में महालक्ष्मी माता का जब तक दर्शन नहीं लेते तब तक दर्शन पूरा नहीं होता। तो क्या हम तिरुपति से लेके महालक्ष्मी तक एयर सर्विसेज शुरू हुई है, लेकिन रोड सर्विस शुरू कर सकते हैं क्या? हम हमारे बाबा को मिलने के बाद हमारी माता को मिलने के लिए, आने के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है क्या? और ये प्रयास इस माध्यम से, इस चर्चा से अगर एक प्लेटफॉर्म होगा तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, और सरकार के माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण के साथ, जिसके भक्ति भाव के साथ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और वो एक बहुत बड़ा प्रयत्न इसमें करने का हमारा प्रयास है। जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि स्वामीनारायण टेम्पल का जब निर्माण होता है तो बहुत ही भव्य दिव्य से होता है, एक प्लानिंग से होता है। क्या हमारे जो हजारों साल पुराने टेम्पल है, जिसका इतिहास हजारों सालों का है, जिसकी, मुझे ऐसे लगता है कि हर संस्था अपना अपना निर्णय लेती है, हर संस्था को अपना अपना निर्णय लेने का अधिकार भी है। लेकिन एक चीज मैं एक हिंदू धर्म का भक्त होने के नाते कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को, अब जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो एक भाव के साथ जाते, एक विश्वास के साथ जाते हैं, और भगवान के पास हर कोई जाता है। वो भगवान के पास जाके कभी कोई गलत चीज नहीं बोलता कि इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, कहता है कि मेरा भी भला हो और दुनिया का भी भला हो। एक अच्छी भाव से, अच्छी भावना से हम मंदिर में जाते हैं, तो उन लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि हम भगवान के दरबार में कैसा जाए। उस बारे में हम कुछ बोलने के लिए मुझे नहीं लगता वो उचित होगा। और मुंबई से कौन से टेम्पल को इनवाइट किए हैं? मुंबा देवी टेम्पल है, सिद्धिविनायक टेम्पल है, महाराष्ट्र से 90 टेम्पल पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, साउथ से लगभग 78 टेम्पल्स आ रहे हैं, नॉर्थ से भी लगभग 36 टेम्पल्स, 36 से भी ज़्यादा टेम्पल आ रहे हैं, और नॉर्थ से भी लगभग 150-200 टेम्पल्स आ रहे हैं। ऐसे काफ़ी पूरे मिलाकर पूरे हिंदुस्तान के 865 टेम्पल, केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और जम्मू कश्मीर से लेकर आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट तक कहिए, या पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं, यूएस से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, बैंकॉक से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं। तो कई टेम्पल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। बहुत अच्छा इवेंट है, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिया गया है, और हमने सभी सरकारों को लिखा था कि उनके कल्चरल और टूरिज्म के माध्यम से कहीं ना कहीं तो प्रावधान होता है उनके राज्य के मंदिरों को, संस्कृति को आगे ले जाने का। तो उसमें कहीं सरकार मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन से हो रहा है। कहीं लोग अपने आप से, भाव से इसमें मदद कर रहे हैं, और एक भावना है कि एक हिंदुओं का या हिंदू कल्चर को मानने वालों का एक ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें लोग पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। किती खर्च अपेक्षित आहे? याच्यामध्ये फार मोठा खर्च अपेक्षित नाही आहे, पण टीव्ही समोर तुम्हाला खाजगीत मी सांगतो किती खर्च अपेक्षित आहे। ते टीव्ही समोर असा खर्च बोलणं योग्य नाही, पण येणाऱ्या प्रत्येक माणसाचं जेवण, भोजन, राहणं आणि तिकडची व्यवस्था, पूजा आणि या सगळ्या गोष्टी टेम्पल कन्व्हेन्शनच्या माध्यमातून केल्या गेल्या आहेत, आणि मला वाटतं की एक चांगला, अतिशय उत्तम आणि भावनिक हा कार्यक्रम होईल। लाड सर, ये प्रोग्राम अपने जिस तरह से बना रहे हैं, फ्यूचर में कुछ मंदिरों को फंडिंग करने का कुछ व्यवस्था होगी कि क्या? मैंने वही कहा था, मेरे वाक्य में आपने सुना नहीं होगा शायद। मैंने कहा था कि बड़े मंदिरों के माध्यम से छोटे मंदिरों का निर्माण करने के लिए मदद करने का प्रावधान करने की चर्चा भी इस मंदिर कन्वेंशन में। ठीक है, ठीक है। एक तरह से ये मतलब ये जो
आयोजित कर रहे हैं तो ये मतलब कंटिन्यू उसका स्वरूप होगा ऐसा मान लेता हूँ मतलब साल में मतलब कनेक्टिविटी किस तरह से क्योंकि इससे 100% ये एक प्रयास होगा हर साल करने का। अभी हमें आसाम से या नॉर्थ ईस्ट से कई मंदिरों से इस बारे में पूछा गया है कि क्या अगले साल हम आसाम कर सकेंगे या उड़ीसा कर सकेंगे। जैसे जगन्नाथ टेम्पल भी इसमें पार्टिसिपेशन है। और इसमें हमें हैदराबाद से भी मैसेज आया हुआ है कि हम लोग ये हैदराबाद कर सकेंगे। शायद मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 सालों में, क्योंकि जैसे गिरीश ने कहा कि एक प्रयास है और ये प्रयास कौन शुरू करेगा, तो ये शुरुआत हमने की है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये प्रयास बहुत बड़ा होगा और ये और बड़े पैमाने पे चला जाए, ये मेरी कामना है। और इसे और लोग जुड़ेंगे तो और लोगों को जुड़ाकर उनके साथ करने की ये हमारा प्रयत्न होगा। Sir, can you touch upon the sustainability practices? Means what exactly? Green energy. So largely speaking, when we are talking about sustainability, there are multiple aspects. One is about seeing to it that there is less amount of pollution. If there is existing pollution from any aspect, that will be taken care of. We also look at the green energy aspect, where we are trying to get solar systems incorporated, where spends which temples are doing from the electricity point of view, from other elements point of view, as we can reduce them by new age technology. What is extremely important is that यहाँ पे when we meet people here who are topic specialists on various topics, when they meet up, there is a huge amount of discussion. When we were kids, there was nothing called as a WhatsApp or a mobile phone. Technology has evolved. So the evolved technology needs to be updated to the temple management also. This is a place where they would be interfacing with each other, understanding what are the new age aspects, how it can be utilized in the right way. At the same time, how through CSR and other initiatives, those donations and those initiatives can be done. Most important of this entire scenario, as an extension, the word administration, management and operations all together for better convenience of the common man or the devotee who comes to the temple is the larger cause. A CCTV camera usually in a temple or a gurudwara does not define whether he is from a Sikh background or a Hindu background, but does the job of seeing to it that the management is being done in the right way. Similarly, when you talk about water sanitization, hygiene, public toilet systems for senior citizens and families and ladies members, where it's away from the temple ecosystem, so convenience is. वाराणसीमध्ये केलं जात आहे, ज्यामध्ये जगभरातून जवळजवळ 1250 मंदिरं येतात, 25 देशातून मंदिरं येतात, 350 आंतरराष्ट्रीय मंदिरं, 865 भारतीय मंदिरांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे. परमपूज्य मोहन भागवतजी याचं 22 तारखेला सकाळी 10 वाजता उद्घाटन करतायत. बिहारचे राज्यपाल तिकडे असतील, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असतील आणि अतिशय वेगळा आगळा त्याचा हा प्रयत्न आमचा राहील. यामध्ये 100% मंदिर व्यवस्थापन असेल, मंदिराचं ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, मंदिराची सिक्युरिटी असेल, मंदिराचं फंड मॅनेजमेंट असेल, चॅरिटेबल ट्रस्टचे इश्यू असतील, टॅक्सेशन्स असतील आणि सॅनिटायझेशन असेल, स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून असेल, मंदिरातून C2C म्हणजे कॉमन मॅनचा पैसा कॉमन मॅनपर्यंत कसा जाईल, लंगर मॅनेजमेंट असेल, क्राऊड मॅनेजमेंट असेल, डिझास्टर मॅनेजमेंट असेल, या सर्व विषयावरती 3 दिवस याची चर्चा होईल. वेगवेगळे एक्सपर्ट्स त्यामध्ये चर्चा करतील. या व्यतिरिक्त प्रत्येक मंदिर व्यवस्थापनाचं, जसं तिरुपतीची काय एक्सपर्टी आहे तर ते तिरुपतीची लोक त्यामध्ये सांगतील, गोल्डन टेम्पलची काय एक्सपर्टी आहे गोल्डन टेम्पलचे सांगतील, स्वामीनारायणची काय एक्सपर्टी आहे स्वामीनारायण सांगेल, सिद्धिविनायकची काय एक्सपर्टी आहे सिद्धिविनायक सांगेल आणि त्यामध्ये सर्व विषयाचा उहापोह करून या सर्वांना एकत्र एका प्लॅटफॉर्मवर आणून डेटा मॅनेजमेंट झाली आणि मंदिर कनेक्टिव्हिटी झाली. याच्यामध्ये हा प्रयत्न आमचा राहील. सुप्रीम कोर्टाची विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल कारवे करण्यात यामध्ये फक्त मंदिरांचा समावेश असेल की इतर धर्मीयांची प्रार्थना नाही, यामध्ये निश्चितपणे मंदिरं आहेत, गुरुद्वारा आहेत, जैन मंदिरं आहेत, हरेराम हरेकृष्ण मंदिरं आहेत, बुद्ध मंदिरं आहेत, बुद्ध मंदिरं आहेत. अशा प्रकारे भारतामधनं जवळजवळ आमच्याकडे आतापर्यंत पूर्ण जगभरातून 1250 रजिस्ट्रेशन झाली आहेत आणि वाराणसीमधल्या रुद्र कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये 746 लोक जवळजवळ फिजिकली पार्टिसिपेट करणारे, एका मंदिरातून 2 लोक आणि 550 लोक ही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून 3 दिवस या सेमिनारला अटेंड करणार. यामध्ये अनेक मंदिराकडे खूप पैसा आहे, तर काही मंदिराकडे रोजची जी
पूजा करण्यासाठी एक व्यवस्था लागते ती सुद्धा करण्याची क्षमता नसते. तर अशा मंदिरांसाठी या मंदिरांकडनं किंवा तुमच्या माध्यमातून काय म्हणूनच आमचा हा प्रयत्न राहील की कॉमन मॅनचा पैसा कॉमन मॅनपर्यंत गेला पाहिजे, मंदिराचा पैसा मंदिराच्या विकासासाठी गेला पाहिजे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या राज्यातल्या मोठ्या मंदिरांनी छोट्या मंदिराला मदत करण्याची जर भावना धारणा धरली तर निश्चितपणे धर्म वाढेल, संस्कृती वाढेल. आणि धर्मसंस्कृती ज्या वेळेला एकत्रपणे वाढते त्यावेळेला मला वाटतं देशाचा विकास हा निश्चितपणे होईल. या मंदिराच्या माध्यमातून शैक्षणिक असेल किंवा आरोग्यविषयक असेल असे काही प्रश्न सोडवणार? निश्चितपणे मी जेव्हा सिद्धिविनायक नासावरती ट्रस्टी होतो त्यावेळेला आम्ही हा प्रयत्न केला, ज्या माध्यमातून मेडिकल हेल्पच्या माध्यमातून 25,000 रुपयापर्यंतची मदत आम्ही सिद्धिविनायकची सुरू केली. त्यानंतर बऱ्याचशा देशभरातल्या मंदिरांनी सुरू केली. शिक्षणाच्या माध्यमातून आम्ही बुक बँक सुरू केली, जी 3,000 लोकांची बुक बँक होती. राज्यामध्ये 11 लाख विद्यार्थी बुक बँकेचा वेगवेगळ्या मंदिर न्यासाच्या माध्यमातून फायदा घेत आहेत. छोट्या मोठ्या शाळांना शैक्षणिक साहित्यासाठी, शैक्षणिक डेव्हलपमेंटसाठी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी मदत करण्याचा विषय आहे. या व्यतिरिक्त डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये एखाद्या ठिकाणी एखादा भूकंप झाला, पूर आला, अशा वेळेला मंदिर न्यासाने मदत सर्व मिळाली करावी. आणि मला वाटतं की देशभराच्या एवढ्या हजारो मंदिरांमधनं करोडो रुपयाचा निधी होतो, त्याचा जर तो जो निधी या देशाच्या विकासाच्या आणि एखाद्या गोष्टीसाठी जर लागला तर सरकार आपलं काम करते. पण जो मी वारंवार शब्द वापरतोय सी टू सी, कॉमन मॅनचा पैसा कॉमन मॅनपर्यंत पोहोचण्याचा एक प्रयत्न राहील. लंगर सुरू करण्याबाबतीतला एक प्रयत्न राहील, जेणेकरून कोण भूकं राहणार नाही. कारण लोकांनी दिलेल्या पैशातून देवाच्या भक्तीचं जेवण लोकांना देण्याचं काम केलं जाईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न आहे. प्रसादजी, सुप्रीम कोर्टाची विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस आलेली आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबतीत लवकर उत्तर द्यावं. मला वाटतं की विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजींनी या बाबतीत आधीच सर्व आमदारांना नोटीस दिल्या आहे. मला वाटतं की शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभूजींनी या बाबतीत सुप्रीम कोर्टामध्ये विनंती केली होती. एखाद्याने सुप्रीम कोर्टामध्ये एखादी फाईल केली केस की त्याचं नोटीस ही प्रत्येकाला जाणं हे अपरिहार्य आहे. परंतु विधानसभा अध्यक्षांचा देखील एक संविधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे संविधानिक अधिकारामध्ये ते सुप्रीम कोर्टाला निश्चितपणे त्यांनी काय काय केलं त्याच्याबद्दल उत्तर निश्चितपणे देतील. पण या बाबतीतला निर्णय घेत असताना कोणावरही अन्याय होणार नाही. मग तो ठाकरे गटांवरती असेल किंवा शिंदे गटावरती असेल, कोणावरही अन्याय होणार नाही याचा देखील प्रयत्न 100% विधानसभा अध्यक्ष करतील. ते स्वतः कायदेतज्ञ आहेत, स्वतः मोठे वकील आहेत, त्यामुळे त्याचं उत्तर ते योग्य होईल. याला धरून ठाकरे गट असं म्हणतोय की विधानसभेचे अध्यक्ष जाणून बुजून या सगळ्या प्रक्रियेला विलंब करतात. नाही, कुठलाही निर्णय आता काय झालंय, ठाकरे गटाला नाचता येईना अंगण वाकडे अशी परिस्थिती झाली. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत डोळ्यावर पट्टी बांधल्यानंतर सर्वात अंधार दिसतो तशा पद्धतीतला अंधार त्यांना दिसायला लागला. मला वाटतं की न्यायिक प्रक्रिया असताना न्यायिक प्रक्रियेमध्ये आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी, लोकप्रतिनिधी त्यावर बोलणं योग्य नाही. पण विधानसभा अध्यक्षांचा संविधानिक अधिकारामध्ये ते त्यांच्या पद्धतीमध्ये कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन, कोर्टाने दिलेलं फ्रेमवर्क आणि कोर्टाने घेतलेले निर्णय, आत्तापासूनच नाही तर स्वातंत्र्यापासून विधानसभा अध्यक्षाला अधिकार आणि सुप्रीम कोर्टाचे वेगवेगळ्या माध्यमात घेतलेले निर्णय याचा निश्चितपणे अभ्यास घेतला जाईल. कायदेतज्ञाचं त्यामध्ये मार्गदर्शन घेतलं जाईल आणि त्यामधनं 100% विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेतील. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या सर्व नेत्यांना आणि आमदारांना माझी विनंती आहे की कायद्याच्या पुढे कोणी नाही. डोळ्यावरची बांधलेली पट्टी तुम्ही काढा आणि सत्यता पहा आणि त्याकडे बघायला शिका. अद्याप खाते वाटप झालेलं आहे. मात्र आज अजित पवार यांनी अर्थ खात्याच्या सचिवांशीच थेट बैठक घेतलेली आहे. त्यामुळे अर्थ खाता अजित पवारांकडे जातं की अशा चर्चा आता उलगली. असं आहे की अजितदादा हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री. आपल्याला माहिती असेल की मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना कुठल्याही खात्याचा रिव्ह्यू घेण्याचे अधिकार आहे आणि दादा आमचे नेते आहेत, या सरकारचे नेते आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की दादानी जर एखाद्या डिपार्टमेंटची जर बैठक घेतली असेल तर त्याच्यामध्ये तर्कवितर्क काढणे काही अर्थ नाही. लवकरच तुम्हाला 1-2 दिवसात निश्चितपणे खातेवाटपाचं काय होणार आहे त्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात आहे. देवेंद्रजींशी चर्चा करून, दादांशी चर्चा करून 1-2 दिवसात त्याबद्दलही आपल्या मनातल्या असलेल्या शंकाचं निरसन निश्चितपणे. जी समन्वय समिती तयार करण्यात आली महायुतीकडनं, त्याच्यात तुम्ही आहात, कशा पद्धतीनं हा समन्वय असणार? कारण का असं अनेक करते की शिंदे गट कुठेतरी नाराज आहेत, शिंदे गटाचे आमदार अर्थ खात्यावरून कुठेतरी नाराज आहेत. असं कोणीही कुठेही नाराज नाही. या बातम्या सगळ्या आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जातात, त्याच्यामुळे तुम्ही ते पसरवू नका ही पहिली तुम्हाला विनंती करतो. समन्वय समिती निश्चितपणे झाली. त्या समन्वय समितीचं समन्वय माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला केलं गेलं, त्याचा देखील मला अभिमान आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवला, तो विश्वास निश्चितपणे पूर्णत्वाकडे नेईल आणि या समितीमध्ये सर्व दिग्गज
छगन भुजबळ झाले, सुनील तटकरे झाले, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत दादा पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष शेलार, उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, दादा भुसे आणि राहुल शेवाळे. त्यामुळे या 12 लोकांच्या दिग्गज लोकांचा जो अनुभव 5-5, 7-7 टर्मचा मुख्यमंत्रीपदाचा, उपमुख्यमंत्रीपदाचा, मंत्र्यांचा, विरोधी पक्षाचा, या सर्वांमध्ये समन्वय साधण्याची जिम्मेदारी मला दिली. आमच्या तिन्ही प्रमुख सरकारच्या लोकांनी, मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला तो निश्चितपणे आम्ही पार पाडू. येणाऱ्या भविष्यात या सरकारमधला जो समन्वय आहे तो चांगल्या पद्धतीत साधला जाईल. कार्यकर्त्यांना, ग्रामपंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना, हे सर्वांना त्याचा न्याय मिळेल आणि निश्चितपणे सरकार खूप जोरात चालेल. आणि भविष्यात आपण पहा की या सरकारच्या माध्यमातून पुढची 25 वर्ष दुसरा कोण सरकार बनवू शकेल याचा विचार देखील करू शकतो. शेवटचा प्रश्न आहे समन्वय